नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो हर कोई देख रहा है। किस तरीके से वक्फ कानून के नाम पर दंगे भड़के और प्रशासन उन दंगों को संभाल नहीं पाया। सरकार पर भी सवालिया निशान है। तो 2026 के अब चुनाव हैं, ऐसे में जनता क्या रुख अपनाएगी इस पर सबकी नजरें हैं। लेकिन आरएसएस ने भी बंगाल के लिए बड़ी स्ट्रेटजी तैयार की है, ऐसी खबरें हैं। अब क्या स्ट्रेटजी है, उससे बीजेपी को क्या फायदा होने वाला है, ममता बनर्जी की टेंशन कैसे बढ़ेगी, इसी बात पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप तो पश्चिम बंगाल होकर भी आए, स्थितियां आपने देखी। ऐसे में जो ये खबर निकल कर आ रही कि 2026 के लिए आरएसएस की तैयारी बहुत बड़ी है पश्चिम बंगाल की, वो क्या है? पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े आप निकाल कर देख लीजिए। उसमें भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं के 50% वोट मिले थे और बाकी 39% वोट मिला था टीएमसी को, हिंदुओं के वोट। और बाकी में वो लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस थी। लेकिन मुसलमान जो थे वो 71% टीएमसी के साथ थे और बाकी के लेफ्ट और कांग्रेस के साथ पॉइंट समथिंग % मुसलमानों ने बीजेपी को दिया था। ठीक है। अब जब बीजेपी ने सारे आंकड़े मिलाए तो अगर उससे देखा कि अगर मुसलमान तो मुझे नहीं वोट देगा, यह निश्चित है, वो ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट कांग्रेस की तरफ जा सकता है, बीजेपी को नहीं देगा, यह तय है। कोई ब्रह्मा की कोई भी शक्ति मुसलमानों को भाजपा को वोट नहीं दिलवा सकती। हां, जो उसको हराने की स्थिति में रहता है उसको जरूर वोट देते हैं। यह बिल्कुल आकलन है मोटा मोटी जी। तब बीजेपी ने देखा कि अगर मैं हिंदुओं के वोट में से ही, पिछली बार 50% आया था, अगर मैं 5% वोट बढ़ा लेता हूं तो मेरी सीटें दुगने के करीब हो जाती है, 5% सिर्फ वोट बढ़ने से। तो इसीलिए स्ट्रेटजी ये बनी है कि लोकसभा चुनाव में, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए, तो आरएसएस और बीजेपी अगर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती है जमीनी स्तर पर, तो ये 5 से 7% वोट बढ़ाना आसान है और संभव है। इन्होंने टारगेट रखा है 10%, लेकिन अगर 5-6% भी बढ़ता है तो बीजेपी सत्ता के करीब पहुंच सकती है, बशर्ते कि लेफ्ट और कांग्रेस बिल्कुल ही जीरो नहीं हो जाए दिल्ली की तरह। मतलब ऐसा ना हो कि जो भी 20% मुसलमान दे रहे हैं लेफ्ट को या कांग्रेस को, वो भी टर्न अप जाए टीएमसी की तरफ, तब तो मामला फिर गड़बड़। इस बात की संभावना है वहां। तो क्या 70% जो हिंदू हैं उनको साधने की जो तैयारी है वो फरवरी में, जब 10 दिन का प्रवास मोहन भागवत का हुआ, जब हमने उस पर चर्चा भी की, तभी से शुरू हो चुका है? बहुत लंबे अरसे से तैयारी है। पहले शाखाओं की संख्या बढ़ाई गई, वो एक दिन में नहीं बढ़ी है। 2023 में 3000 के करीब शाखाएं थी, जो 2025 के अंत तक 4540 पहुंच गई। मतलब 1000 संघ की शाखाएं बढ़ी हैं, नियमित शाखाएं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो वो एक दिन की तैयारी होती भी नहीं संघ की, वो हमेशा निरंतर काम करता रहता है। अभी मोहन भागवत गए थे जब वर्धमान में, तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुओं से गुजारिश करूंगा कि आप आइए, हमारा काम देखिए, कोई एंट्री फी नहीं है, कोई मेंबरशिप का दबाव नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर आपको लगे कि हमारा काम बढ़िया है तो आप आ सकते हैं, और अगर लगे कि हम बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं, इसमें आप बिल्कुल फ्री हैं। ये एक तरह से ऑफर था बंगाल के हिंदुओं को कि एटलीस्ट वो संघ के कार्यों को प्रथम दृष्टिया देख तो सके कि ये कर क्या रहे हैं। जब देखेंगे तब तो प्रभावित होंगे, जो नहीं देखेंगे, घर के ड्राइंग रूम से बैठ के सिर्फ गालियां देंगे, उसको कैसे पता चलेगा कि संघ क्या करता है। ये दूसरी बात यह है कि वहां की एक अजब परेशानी है बंगाल की। बंगाल में जो ओबीसी, एससी, एसटी है वो हिंदुवादी है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। लेकिन बंगाल एक अकेला ऐसा राज्य है कि जहां जो सो कॉल्ड सवर्ण है, जो चटर्जी, बनर्जी, बंदोपाध्याय, ये सब है ना, ये सबको आप देखिए या तो कम्युनिस्ट और आजकल टीएमसी। अभी मैं एक आंकड़े देख रहा था, टीएमसी के जितने सांसद हैं लोकसभा में, उसमें 13 सांसद से ब्राह्मण जाति से। ममता बनर्जी
तो ममता बनर्जी खुद ब्राह्मण है, तो उनके खुद साथ ब्राह्मण ब्राह्मण है। क्यों ना जुड़े हैं? ममता बनर्जी हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, कल्याण बनर्जी हैं, सब मतलब सब सवर्ण ब्राह्मण हैं। हाँ। तो ये बाकी राज्यों से इसलिए अलग है कि जो बंगाल का ओबीसी एससी एसटी है वो हिंदू है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ये जो सो कॉल्ड भद्रलोक, प्रोग्रेसिव, कम्युनिस्ट, टीएमसी वाले, ये सब एंटी हिंदू है वहां पे। हम्म। ये बात आप जितने भी वहां, तो यही सब ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो यही सब ज्यादा दिखते हैं हाँ। और यही सब समाज को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार वाली राजनीति से बिल्कुल उलट है बंगाल की राजनीति। तो वही मैं वहां कह रहा हूं, सवर्ण जो अगर है अगर वो एंटी बंगाल की हिंदू है। राजनीति पंकज जी उलट है, तो क्या हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली वाला वहां फार्मूला चल जाए, बटेंगे तो कटेंगे, वहां चल पाएगा? देखिए, यहां हिंदू समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल के कई इलाकों में, खास करके वो चिकन नेक वाला जो पूरा इलाका है, नॉर्थ 24 परगना हो या मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, कालियाचक हो, इस तरह के इलाके हैं। मैंने पूरे तरह मार्किंग की है कि बंगाल के जो बॉर्डर के जो जिले हैं वो पूरी की पूरी तरह डेमोग्राफी बदल चुकी है, वहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, जो भी बांग्लादेश से सटे इलाके। तो वहां पे अब जाति का संकट न होकर वहां पे इनके अस्तित्व का है, सर्वाइवल का संकट है। तो वो मुसलमानों के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं, लेकिन जहां पे हिंदू हैं वहां पे एकजुट करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि फिर हिंदू हैं तो वहां जाति की बात आती है, बिरादरी की बात आती है। पता है ना कि जहां हिंदू को जब तक ये लगता है कि मेरी जान पे संकट नहीं है, तब फिर वो दूसरी दूसरी बातें करने लगे। और एक आम हिंदू को परवाह नहीं कि मेरे बगल के जिले मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, वो अपनी अपनी जिंदगी जी रहा है। मतलब कुएं का मेढक की तरह, बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह अपने में सिर्फ सर गड़ा के बैठा हुआ है कि जब तक मेरे पे मुसीबत नहीं आती तब तक मैं मानूंगा ही नहीं कि मुसीबत है। यह समस्या है। तो कोशिश कर रहे हैं संघ के लोग कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूनाइट कर सके, जागरूक कर सके, अपने साथ जोड़ सके। देखिए इनका टारगेट कब अचीव होता है। तो मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ अभी हाल फिलहाल में, भांगड़ में जो कुछ भी हुआ, हावड़ा में जो कुछ भी हुआ, हुबली में जो कुछ भी हुआ, क्या पंकज जी उसकी वजह से ममता बनर्जी की साख पर बट्टा लगेगा, या फिर उनकी तरफ मुस्लिम वोट और ज्यादा मजबूत होगा? नहीं, ममता बनर्जी की पूरी कोशिश यह है कि किसी तरह एंटी हिंदू नहीं दिखे। हाँ। उन्होंने क्या किया कि रामनवमी में इस बार जो रैली निकल रही थी, तो उन्होंने अपने नेताओं को आगे किया और पीछे पीछे जो मुसलमान थे, उनके कार्यकर्ता थे, टीएमसी के कार्यकर्ता थे, उनके हाथों में रामनवमी का झंडा पकड़ा दिया और यह बताने की कोशिश की कि देखो मुसलमान रामनवमी मना रहा है। वो आम मुसलमान नहीं था, वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे, लेकिन बाकायदा टोपी पहन के और सफेद कुर्ता पहन के वो रामनवमी ध्वज लेके खड़ा था, ये दिखाने के लिए कि बंगाल का मुसलमान रामनवमी मनाता है। मुसलमान रामनवमी नहीं मनाता, ममता बनर्जी के निर्देश पर टीएमसी के कार्यकर्ता रामनवमी मना रहे थे। उनकी कोशिश ये है। दूसरी तरफ ये जो संघ परिवार है, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, इन्होंने बड़े पैमाने पर बंगाल में रामनवमी मनाना शुरू कर दिया है। पहले नहीं मनाया जाता था इतना। अब आप देखिएगा कि अलग अलग शहरों में छोटे या बड़े अब रामनवमियां मनाई जाती है, रामनवमी कमेटियां हैं। इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है ग्राउंड पे। अच्छा, जैसे जब हम बंगाल को लेकर, आरएसएस को लेकर बात करते हैं, तो संघ की लगभग 4000 से ज्यादा शाखाएं हैं, 4540 हैं पश्चिम बंगाल के, 4540। हाँ 4500 से ऊपर, वही मैं कह रहा था, 4000 से ज्यादा। तो इन शाखाओं की एक्टिवनेस इस चुनाव में और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी अगर संघ प्रमुख ही इन्वॉल्व हो रहे हैं हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर? नहीं, देखिए क्या ये बहुत संकुचित सोच है ये कह देने के लिए कि आरएसएस सिर्फ चुनाव जितवाता है। आरएसएस काम करता है, उसके काम से प्रभावित होकर लोग वोट देते हैं। आरएसएस कभी किसी को नहीं बोलता कि तुम फलाने को जाकर वोट दो, कभी नहीं मांगते हैं। नहीं, वो मांगते ही नहीं। वो क्या कहते हैं, संगठित रहो, सुरक्षित रहो, मदद करते एक दूसरे के लिए, गरीबों के। तो जो अच्छा लगता है वो स्वतः ही जुड़ जाता है, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए कि आरएसएस जिताएगा तो इतनी शाखाएं हैं तो ये क्या करेंगे, ये एक्टिव कार्यकर्ता भी नहीं रहते, इनको कोई मतलब नहीं। लेकिन क्योंकि लोग जानते हैं कि संघ मतलब भारतीय जनता पार्टी, तो जो संघ के कार्यों से प्रभावित है ऑब्वियसली ये देता है। सवाल इसलिए पंकज जी इसलिए था, अग्निमित्रा पॉल कहती हैं कि बिना संघ के जीत नामुमकिन है, कितना भी दम हम लोग लगा लें। तो ऐसे में यही सवाल उठता है कि क्या संघ लगातार
काम कर रहा है बीजेपी के लिए, क्या उनके लिए वोट मांग रहा है? ये जो विरोधी भी आरोप ऐसा लगाते रहते हैं लगातार, तो अग्निमित्रा पॉल के इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि बिना संघ के हम चुनाव नहीं जीत सकते? देखिए, संघ माइक्रो मैनेजमेंट करता है, बीजेपी माहौल है। बीजेपी समझिए कि रैलियां हैं, बैनर हैं, पोस्टर हैं, नेताओं के भाषण हैं, लेकिन संघ आपके घर में बैठा हुआ सदस्य है जो कि आपसे डिस्कशन करता है। ग्राउंड लेवल पे जो काम है, मोहल्ले में, घर में वो बैठा हुआ है, आपसे बातचीत कर रहा है। ज्यादा असर किसका होगा आप बताइए? मोदी जी खूब आके भाषण दे दे, 5 लाख आदमी जुटा दीजिए उसमें, उससे क्या होगा? जब तक कि उन 5 लाखों को बूथ तक पहुंचाने वाला आदमी नहीं मिलेगा, उनको पर्ची देने वाला नहीं मिलेगा। संघ ब्रिज है बीजेपी और जनता के बीच का, और यही फायदा बीजेपी को मिलता है। और यही बात अग्निमित्रा पॉल हो या फिर और जगह पे राज्यों में नेता हों, वो ये बात कहते हैं। और 2024 में थोड़ा बहुत जब मतभेद हुए थे, तब उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। पंकज जी, ब्रिज है संघ जो हम बात कर रहे हैं, आखिर में इसी के साथ कंक्लूड कीजिएगा। नहीं, वोटर और जमीन और बीजेपी, इन सब के बीच कड़ी है। जमीन पे माहौल तैयार करता है संघ, बाद में उसका फायदा, उसका फसल काट लेती है बीजेपी। बस इतना ही आप समझ लीजिए। और बहुत शांति से कार्य करता है, बहुत शांति। एक छोटा सा दर्शकों के मन में एक और सवाल आएगा कि संघ की एक्टिवनेस हिंदुओं को एकजुट करना है या फिर मुस्लिमों के खिलाफ उनको खड़ा कर रहा है बंगाल में? ना, देखिए, मैं यही बात बता रहा हूं। संघ किसी के खिलाफ काम नहीं करता। संघ यह कहता है कि आप एक प्रकल्प तैयार करो, जैसे मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको ऑर्गेनिक खेती हो सकती है, कैसे आपका जीवन अच्छा हो सकता है, कैसे आप संगठित रह सकते हैं, जातिवाद में मत बंटो आपस में, एक दूसरे के साथ भेदभाव मत करो, छुआछूत मत मानो, अनुशासित रहो, सुबह उठ के व्यायाम करो, राष्ट्र के बारे में पहले सोचो, स्वयं के बारे में बाद में सोचो। ये सब एक वातावरण देता है। और इसी वातावरण के प्रभाव में आकर फिर लोग जो अपना निर्णय लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, आपको आश्चर्य होगा कि संघ के स्वयंसेवक कांग्रेस में भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, और इसमें कोई रोक नहीं है कि किसी एक पार्टी में जाना है। रेवंत रेड्डी जो आपके तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हैं। क्या बुराई है इसमें? बिल्कुल। और वो तो एक विचार है ना, एक विचार है कि मां भारती को परम वैभव के शिखर पे कैसे ले जाना है। अंतिम ध्येय वो है। बिल्कुल। फिलहाल कि आर्थिक रूप से संपन्न हो, सामाजिक रूप से समरसता बनी रहे, कहीं किसी का, मैं सबसे दलित कच्ची बस्तियां हैं, वहां मैंने संघ के लोगों को कार्य करते देखा है, जिनके पास मैंने ऐसे लोगों के बीच कार्य करते देखा है संघ के स्वयंसेवकों को, जहां आम लोग नहीं जाते, और कोई कैमरा नहीं, कोई मीडिया नहीं। जी बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल संघ जिस तरीके से स्ट्रेटजी तैयार कर रहा है पश्चिम बंगाल में, उसका असर आपको देखने को 2026 के विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। फिलहाल पंकज जी ने बहुत विस्तार से समझाई चीज़ों को, किस तरीके से संघ काम करता है। संघ किसी के लिए वोट नहीं मांगता, वो केवल अपने विचार को रखता है, और उस विचार के आधार पर आप तय करिए कि आपको किधर जाना है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी। बाकी दर्शकों को ये चर्चा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।